जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है 11वां और नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यानी देश के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें गांधी जी की भूमिका क्या है उसको हम अच्छे से समझ रहे हैं। पिछली वीडियो क्लास की बात करें तो हमने गांधी जी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उनको जान लिया और उनके द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। वहीं से अपनी बात को अब आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फिर अचानक ही चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस थाने को जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जला दिया, जिसकी वजह से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने उस आंदोलन को वहीं पर स्थगित कर दिया। हालांकि उनका काफ़ी विरोध है वो उस टाइम हुआ, लेकिन गांधी जी को हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ भी, जैसे ही वो समाप्त किया उन्होंने, उसके बाद कई सालों तक गांधी जी ने खुद को समाज सुधार के कार्यों से जोड़े रखा था, जिसके बारे में हम पिछली क्लास के अंदर समझ चुके हैं। फिर उसके बाद 1928 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद 1928 के अंदर गांधी जी पुनः राजनीति में आने के बारे में विचार करते हैं। तो जिस टाइम ये विचार कर रहे थे उस टाइम देश के अंदर साइमन कमीशन आया हुआ था इंग्लैंड से। तो साइमन कमीशन कब आया देश के अंदर? 1928 के अंदर। इसका विरोध चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि इससे पहले 1919 का जो अंग्रेजों का अधिनियम था उसका भी विरोध था भारत के अंदर। तो उसी की कड़ी से जुड़ा हुआ यह कमीशन था और भारत की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए यह भारत में आया था। इसका विरोध का मुख्य कारण जो था वो ये था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 7 सदस्य थे, 7 में कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसलिए इसका विरोध है वो चल रहा था। गांधी जी ने इस आंदोलन को भी समर्थन है वो अपना दिया था। और उसी के साथ साथ एक बात और यहां पर बताऊं, पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय थे, उन्होंने भी साइमन कमीशन का विरोध किया। विरोध करते समय उनके ऊपर लाठियां हैं वो चलाई गई थी और लाठी लगने की वजह से कई दिनों बाद उनकी मृत्यु है वो हो गई थी। और उसी के साथ साथ एक आंदोलन और चल रहा था, बारदोली किसान सत्याग्रह गुजरात के अंदर। यह भी 1928 की ही बात है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चल रहा था और इसी किसान आंदोलन के अंदर वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि है वो दी थी, क्योंकि यहाँ के किसानों के ऊपर काफी टैक्स है वो बढ़ा दिया गया था। तो फिर इस सत्याग्रह के बाद ही टैक्स है वो किसानों का कम हुआ था। साइमन कमीशन की बात करें या बारदोली किसान सत्याग्रह की बात करें, इन दोनों के अंदर ही गांधी जी स्वयं शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अपना आशीर्वाद है वो इन दोनों ही आंदोलन को दिया था, यानी अपनी सहमति प्रदान की थी भी आप बिल्कुल सही है वो कर रहे हो। इसके बाद बात करें 1929 की, जब दिसंबर 1929 के अंदर किसान जो कांग्रेस थी उसका अपना वार्षिक अधिवेशन हुआ। कहां पर हुआ? लाहौर के अंदर। और यहां पर 2 महत्वपूर्ण बातें देखने को मिली। एक तो युवा पीढ़ी को यहां पर आगे लाया गया और युवा पीढ़ी से पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और साथ में ही इसी सम्मेलन के अंदर देश के अंदर पूर्ण स्वराज्य की, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा है वो हो गई थी। और यह भी डिसाइड हुआ था भी हर साल हम 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे जो मनाया गया था। और गांधी जी ने उस टाइम भी सभी जनता से अपील की थी भी सभी को झंडारोहण करके ध्वज को फहराकर और उस दिन आज़ादी मनानी है और साथ में कुछ नेक काम हैं वो करने हैं। ये सभी से अपील है वो की गई थी। और इसी के साथ साथ इसी अधिवेशन के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय भी हो गया था। तो चलिए एक नए आंदोलन की तरफ अब हम बढ़ते जा रहे हैं जिसके अंदर गांधी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है वो रही। एक बार फिर आप समझिएगा, हम इस क्लास के अंदर भी कुछ छोटे छोटे प्रश्न और इसके साथ साथ हम आगे का सफर बड़े प्रश्न की तरफ है वो कर देंगे। तो बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो इसी आंदोलन के तहत
स्टार्ट होता है भारत के अंदर गांधी जी की नेतृत्व के अंदर दांडी यात्रा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आगे पीछे की पूरी स्टोरी आपको समझ में आनी चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से शुरू होता है। गांधी जी ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार के सर्वाधिक बुरे नमक कानून को तोड़ने के लिए मैं यात्रा का नेतृत्व है वो करने जा रहा हूं, क्योंकि उस टाइम नमक का बहुत बड़ा रोल था। अब नमक की बात क्यों आ रही है, क्योंकि उन दिनों नमक बनाने और बेचने के ऊपर केवल अंग्रेजों का ही एकाधिकार था। वो जिस रेट में बेचना चाहे बेच सकते थे और वो ही खुद बनवाते थे नमक। नमक जैसे कि पता है सभी के घरों के अंदर भोजन में प्रयोग होता है, फिर भी लोगों को नमक बनाने की आजादी नहीं थी उस टाइम। और होता यह था भी बाजार से उन्हें अधिक दामों के ऊपर महंगे भाव के अंदर नमक खरीदना पड़ता था। सोच के देखिएगा, आज तो आप बच्चे सब सोचेंगे भी यार नमक के लिए भी लड़ाई हुई। हाँ, इस देश के अंदर नमक के लिए भी हमें लड़ना पड़ा था, जो आजकल बहुत ही 5-10 रुपए में आम है, वो मिलता है। नमक कानून को तोड़ने का अर्थ क्या था उस टाइम, क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार था उसके ऊपर, इसका मतलब अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देना। तो कुल मिलाकर नमक बनाने का ये जो अभियान चलाया गांधी जी ने, सीधा सा उद्देश्य था भी हम अंग्रेजों को ललकार रहे हैं, और सभी लोगों से अपील भी की थी भी आपको भी इसी प्रकार के अंग्रेजों के बने हुए जो कानून हैं उनको तोड़ना है। अब हम तोड़ने की बात यहां पर कर रहे हैं। याद कीजिए, असहयोग आंदोलन के अंदर गांधी जी ने यह आह्वान किया था भी हमें उनका सहयोग नहीं करना है, और इसके अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़े ही विनम्रता के साथ हमें उनके कानूनों का विरोध करना है, यानी हिंसा है यहां भी नहीं करनी है। इसी को मुद्दा बनाते हुए गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और किस यात्रा से शुरू किया, नमक सत्याग्रह यानी दांडी यात्रा, दांडी मार्च है वो जिसको कहा जाता है। चलिए अब बात करें आगे की कहानी में। तो गांधी जी ने नमक यात्रा की पूर्व सूचना उस टाइम के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन उनको दे दी थी कि भाई साहब अब समझ लीजिए मैं दांडी यात्रा निकाल रहा हूं, आपके बने हुए कानून हैं उनका उल्लंघन करने जा रहा हूं। लेकिन इरविन ने सोचा यार ये क्या करेगा, ये बूढ़ा कुछ नहीं करेगा यहां पर। उन्होंने इस चीज को कोई इंपॉर्टेंस है वो उस टाइम नहीं दी। भारतीय तो इस महत्व को इंपॉर्टेंस को समझ रहे थे, अंग्रेजों को ये नॉर्मल बात है वो उस टाइम लग रही थी जैसे इरविन को लगी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, याद कीजिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर चलना है वो शुरू किया। साबरमती आश्रम से चलना है वो स्टार्ट किया, और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक है वो गांधी जी ने अपने हाथों से बनाया, और कानून है जो अंग्रेजों का बनाया हुआ था नमक संबंधी उसका उल्लंघन किया, यानी उस कानून को तोड़ा गांधी जी ने। वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो देश भर में फैल गया था, और अनेक स्थानों पर भी लोगों ने सरकारी जो कानून थे उन सब का उल्लंघन है वो लोगों ने किया। कुछ जगह पर तो यह भी देखा गया जो फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम करते थे वो हड़ताल पर चले गए, यानी उन्होंने काम करना बंद कर दिया। वकीलों ने अदालतों के अंदर जाना है वो बंद कर दिया, यानी उसका बहिष्कार कर दिया, जैसा कि हमने असहयोग आंदोलन में भी यही दृश्य है वो समझे थे। और स्टूडेंट्स ने सरकारी कॉलेज और जो स्कूल थे वहां पर पढ़ने से इनकार है वो कर दिया। ऐसा ही पहले हुआ, और ऐसा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी देश में देखने को मिलता है। इसी कड़ी में बात करते हैं, गांधी जी के आह्वान ने सभी भारतीय लोगों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट करने के लिए प्रेरित किया भी सभी विरोध कीजिए, हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में गांधी जी के साथ साथ लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार है वो किया गया था। एक जगह है वसना गांव के अंदर गांधी जी ने
ऊंची जाति के लोगों से भी एक अपील की थी। और क्या अपील थी कि आपको दलितों की, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, हरिजनों की सेवा है वो करनी चाहिए। ये अपील की थी गांधी जी ने बड़े लोगों से, ऊंची जाति के लोगों से। गांधी जी की सभाओं में सभी जातियों के पुरुष और जो महिलाएं हैं वो इसके अंदर शामिल होती थी। भी ये नहीं है भी सिर्फ पुरुष ही आते थे, महिलाएं भी उनके आंदोलन के अंदर भाग लेती रही थी। दांडी यात्रा से गांधी जी पूरे विश्व की नजर में आ गए थे। पूरी दुनिया का ध्यान है वो गांधी जी की तरफ हो गया था। और इस यात्रा को यूरोप की बात करें या अमेरिका की प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, उन्होंने अपने समाचार पत्रों के अंदर बहुत अधिक स्थान दिया गांधी जी के इन विभिन्न आंदोलनों को लेकर। यानी छापना स्टार्ट कर दिया था भी भारत के अंदर बहुत बड़ा राष्ट्रवादी नेता हुआ है महात्मा गांधी। तो उनको स्पेस मिलने लग गया था यूरोप और अमेरिका के अखबारों के अंदर भी। और क्या क्या हुआ देखिए, समाजवादी कार्यकर्ता थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, नाम ध्यान रख लीजिएगा, छोटे प्रश्नों में आ सकता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को कहा था भी आप पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल है वो कीजिए। तो ये अपील गांधी जी से किसने की भी पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आंदोलन के अंदर भाग लेना चाहिए, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने यह अपील गांधी जी से की थी। दांडी यात्रा एक ऐसी पहली राष्ट्रवादी घटना थी जिसमें महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा है वो लिया था। महिलाओं ने भी नमक और शराब के कानूनों का उल्लंघन किया था और सामूहिक गिरफ्तारियां दी थी। भले ही आप हमें गिरफ्तार कर ले लेकिन हम आपके कानूनों को नहीं मानेंगे। दांडी यात्रा के कारण अंग्रेजों को अब यह आभास हो गया था, उनको महसूस होना स्टार्ट हो गया था कि उनका राज अब बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा और ये जो सत्ता है, ये जो पावर है, हमें भारतीयों को देनी ही पड़ेगी। ये प्रभाव इस आंदोलन का हमें देखने को मिल रहा था। तो कुल मिलाकर आप ये समझ पा रहे हो, इस दांडी यात्रा से, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से अंग्रेज हिल गए थे। उनको लग रहा था भी अब उनकी सत्ता जा रही है। तब इंग्लैंड में बैठे हुए जो अंग्रेज थे उन्होंने भी प्रयास किया यार कुछ ऐसा खेल किया जाए भी ये सब कुछ शांत हो जाए। तो सब ने ये कहा भी यार आप गांधी जी को मनाओ कैसे भी, गांधी जी अगर मान जाए तो कुछ बात है वो बन जाए। तो चलिए अब बात करते हैं इसी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ भारतीयों का जो संवाद हुआ। सीधी सी बात है, भारतीयों को पटाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या हथकंडे अपनाए उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से संवाद करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन है वो शुरू कर दिया। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। यहीं पर बता दूं, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंदर, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के अंदर और तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 1932 के अंदर हुआ था। तो पहले गोलमेज सम्मेलन की अपने बात करें तो यह सम्मेलन नवंबर 1930 के अंदर हुआ था। इसमें देश के प्रमुख नेता है वो शामिल नहीं थे। क्यों नहीं शामिल थे? क्योंकि उस टाइम सभी है वो जेलों के अंदर बंद थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल रखा था। इसलिए पहले सम्मेलन के अंदर भारतीयों ने, प्रमुख नेता जो भारत के थे, उन्होंने भाग नहीं लिया। जब प्रमुख नेता नहीं गए तो सीधी सी बात है, लंबी चली बैठक के अंदर कोई भी डिसीजन है वो उस टाइम नहीं हुआ था। अब बात करें दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। दूसरे गोलमेज सम्मेलन को ये अंग्रेज चाहते थे भी यार कैसे भी ये बड़े नेता यहां पर आ जाए और अपनी बात है वो मान ले। तो इसके लिए भी उन्होंने एक खेल किया। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि उस टाइम गांधी जी जेल में थे। तो इनको रिहा कर दिया कि यार पहले तो इस गांधी को छोड़ो तभी कोई बात है वो बनेगी। और इसके बाद वायसराय इरविन है वो उनसे मिलने आता है और गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है 1931 के अंदर। यह भी प्रश्न बन जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में फिर भाग लेना स्वीकार कर लिया। गांधी जी इरविन ने समझाया भी आप इस तरीके से वहां पर आइए, हम बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे।
तो ठीक है कि मैं आ जाता हूं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। तो इरविन ने वो शर्तें भी मानी थी। उसके ऊपर बात करें, गांधी इरविन समझौते की शर्तें क्या है, तो प्रमुख 3 शर्तों की बात करें तो अंग्रेजों ने यह कहा भी आप सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको वापस ले लीजिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है भी, आप हमें एक बार बात कर रहे हो, अगर हम सहमत हो गए तो फिर बिल्कुल खत्म कर देंगे, वरना एक बार हम कुछ रोक देते हैं। और दूसरा, गांधी जी ने कहा भी सभी कैदियों को आपको रिहा करना पड़ेगा, जो भी जेल में हमारे साथी बंद है उनको आपको छोड़ दीजिए। और तीसरा, का तटीय इलाकों में, समुद्र तट का जो क्षेत्र है वहां पर नमक बनाने की अनुमति आपको देनी होगी। तो गांधी इरविन समझौते की इन शर्तों को मान लिया गया और इसी को मानते हुए गांधी जी कहां जाते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन। तो 1931 के अंत में यह लंदन में हुआ था और इसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में वहां पर अपनी जो उपस्थिति है वो इन्होंने दर्ज करवाई। वहां जाकर गांधी जी ने कहा था कि उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, चलिए आप अपनी बात कहना स्टार्ट कीजिए, मैं सुनता हूं, अच्छी लगी तो हम क्लियर कर देंगे। और अगर मैं यहां पर क्लियर करता हूं वो कांग्रेस पार्टी को मंजूर है और कांग्रेस को जो मंजूर है वो पूरे भारत को मंजूर है। लेकिन वहां जैसे ही गांधी जी ने अपनी बात कही तो 3 पार्टियों के तरफ से वहां उनको चुनौतियां दी गई, क्योंकि गांधी जी के अलावा भी तो कुछ नेता वहां पर गए हुए थे। उन्हीं में से पहली चुनौती आई मुस्लिम लीग की तरफ से। मुस्लिम लीग ने कहा कि ना जी, गांधी जी सबका प्रतिनिधित्व नहीं करते, मुस्लिम जो वहां पर अल्पसंख्यक है उनके लिए तो हम काम करते हैं, गांधी जी अकेले कैसे कह सकते हैं भी हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक तो मुस्लिम लीग है वो उस टाइम वहां पर गड़बड़ करती है। फिर दूसरी बात आती है, रियासतें जो थी उस टाइम, यानी राजाओं के राज जिन रियासतों के अंदर थे, रजवाड़े जो थे उसके प्रतिनिधि भी वहां पर थे। उन प्रतिनिधियों ने कहा कि जहां पर हमारा राज है, जिस एरिया के अंदर, वहां पर कांग्रेस का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए उस क्षेत्र में कांग्रेस की कोई मान्यता ही नहीं है। और तीसरा विरोध था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तरफ से। उन्होंने कहा गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है वो निम्न तबका यानी जो निचली जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो इस प्रकार से जब गांधी जी ने यह कहा भी हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो मुस्लिम लीग है, रियासतों के जो प्रतिनिधि है और अंबेडकर साहब ने इनका उस टाइम विरोध है वो किया था उनकी इस बात के लिए। फिर क्या होता है जी, इसका मतलब गड़बड़ होनी तो स्टार्ट हो ही गई थी वहां पर। तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी ने दमित वर्गों के लिए, जो दलित लोग हैं, पिछड़े जो लोग हैं, उनके लिए अलग से निर्वाचिका की मांग का विरोध किया था। क्योंकि अंबेडकर साहब की बात करें या पूर्व वाले जो मुस्लिम लीग, ये सब बात कर रहे थे भी अल्पसंख्यकों के लिए अलग से पृथक निर्वाचिका की मांग है वो कर रहे थे। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। उनका मानना था भी अगर इस तरीके से हम इलेक्शन करवाने लगे तो दलितों का समाज की मुख्य धारा के साथ कोई जुड़ाव है वो नहीं हो पाएगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसी चैप्टर में भी है और लास्ट चैप्टर में जब हम संविधान निर्माण की बातें करेंगे तो ये चीजें आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी। भी पृथक निर्वाचिका के विरोध में थे गांधी जी। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी इस तरीके से आप देख पा रहे हो भी कंट्रोवर्सी हो रही थी वहां पर, तो दूसरा सम्मेलन भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। एक लंबा टाइम वहां पर बिताकर आए, लंबे टाइम तक बैठकें चली, लेकिन कोई डिसीजन है वो नहीं हो पाया। तो गांधी जी केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लेने गए थे। पहले में वो जेल में थे, दूसरे में कांग्रेस की तरफ से गए थे और तीसरे के अंदर तो वो गए भी नहीं, कोई भी शामिल नहीं हुआ कांग्रेस के बड़े नेता। इसी कड़ी में बात करें, भारत लौटने पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। याद कीजिए गांधी इरविन समझौते में क्या हुआ, अभी रोक दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है रोक देते हैं, बात कर लेते हैं आपसे, कुछ निकलता है तो। जब बात सिरे नहीं चढ़ी लंदन में, गांधी जी वापिस आए, सबको कहा भैया ये कुछ नहीं मान रहे अंग्रेज, ये तो हमें ही आपस में लड़ाने के चक्कर में है। तो आते ही गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकंड राउंड है वो स्टार्ट कर दिया था।
तो उस टाइम वाइसराय थे लॉर्ड विलिंगटन, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विलिंगटन। ये बड़ा इसे इनको है ना गांधी जी के प्रति कोई मैत्री संबंध या यूं कहूं भी कोई अच्छे रिलेशन है वो नहीं थे, नए ढंग से उनसे बात करते थे, बड़े ही रूखे स्वभाव के थे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर भारत में गांधी नहीं होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। ये कथन इस वाइसराय विलिंगटन ने कहा था। इसको लगता था गांधी नहीं होता ना तो हम औरों को बड़े आसानी से मनवा लेते, क्योंकि ये बड़ा अहिंसा के रास्ते पर चलता है, और जब हम फिर कोई लाठी बाटे की बात करते हैं तो दुनिया है वो वहाँ के जो पत्रकार हैं वो इसका समर्थन करते हैं और हमारे खिलाफ लिखते हैं, तो पूरी दुनिया का जो दबाव है वो हमारे अंग्रेजों के ऊपर है वो आ जाता है। तो इस बात का बड़ा भय था, इसलिए इसने कहा था भी गांधी जी नहीं होता तो वाकई दुनिया खूबसूरत होती। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी कहता है वो दुनिया को यानी भारत के लोगों को अवश्यंभावी लगता है भी ये जो कह रहा है वो सही है, और इसी बात से अंग्रेज है वो उस टाइम डरे हुए थे, तो डर के मारे ये चीजें वो बोल रहे थे। ये विलिंगटन ने अपनी बहन को एक पत्र लिखा था, उसके अंदर ये बातें हैं वो इसने लिखी थी। चलिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 के अंत में हुआ था। ये भी कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था, नहीं शामिल हुई, और इस सम्मेलन के अंदर कांग्रेस तो गई नहीं लेकिन और नेता तो गए ही थे भारत से, तो उन नेताओं की बात मानते हुए यह निर्णय हो गया भी 1935 का भारत सरकार अधिनियम है वो लागू हो गया। तो 1919 के बाद अब एक नया कानून 1935 के अंदर भारत के अंदर लागू हो गया। ठीक है भी, अब हम आपको मौका देंगे और चुनाव है वो इसी अधिनियम एक्ट के तहत है वो इंडिया में करवाए जाएंगे। तो 1935 में नया एक्ट इंडिया में लागू कर दिया अंग्रेजों ने। इसके 2 साल बाद यानी 1937 की बात करें, यह प्रश्न फिर आएगा आगे, आप ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 साल बाद यानी 1937 के अंदर सीमित मताधिकार, बहुत ही सीमित जो वोटिंग करने का अधिकार है वो भारतीयों को मिला था। इसके आधार पर चुनाव करवाए गए और इस चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता है वो मिली थी। 11 प्रांतों में से 11 राज्यों में से 8 राज्यों में प्रांतों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अंग्रेजों के अधीन रहते हुए यहां पर सरकार है वो उस टाइम बनी थी। और सितंबर 1939 में, इसी दौरान देखिएगा, फिर उसके लगभग 2 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वार है वो प्रारंभ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया के अंदर प्रारंभ हो गया था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच। अब कहानी में फिर ट्विस्ट आएगा, कहानी फिर बदल जाएगी, क्योंकि अब अंग्रेज मित्र राष्ट्रों की तरफ से धुरी राष्ट्र जो जर्मनी थे, जो जापान थे, और उनके साथ लड़ाई है वो चल रही थी। अंग्रेज चारों तरफ से घिर रहे थे, भारत के अंदर इतना ज्यादा विरोध हो रहा था और उधर एक वर्ल्ड वार है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फिर देखिए वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद क्या होता है। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम फैसला लिया कि यदि अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद भारत को आजाद करने पर सहमत हो जाए तो कांग्रेस है वो उनके युद्ध के प्रयासों में सहायता देगी, यानी हम समर्थन कर देंगे। लेकिन समर्थन तभी करेंगे जब आप हमारी आजादी की लिखित गारंटी है वो हमें दे। परंतु अंग्रेज सरकार ने उनका ये प्रस्ताव है वो खारिज कर दिया, और इसके विरोध के अंदर जो 1937 में जो सरकारें बनी थी चुनावों के टाइम अंग्रेजों के अधीन रहते हुए, तो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने उस टाइम अक्टूबर 1939 के अंदर त्याग पत्र है वो दे दिया। जो बनी हुई सरकार थी अक्टूबर 1939 के अंदर, सितंबर में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है और कुछ टाइम बाद ही वहां जो अपनी सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया कि ठीक है भाई, आप अपनी हम अपने, आप हमारी सुन ही नहीं रहे हो किसी भी सूरत में, तो हम भी आपको इस वर्ल्ड वार के अंदर किसी प्रकार का समर्थन है वो नहीं देंगे। अब थे युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, युद्ध तो खत्म हो गया आगे चल के 1945 में, 1940 से 41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग स्थानों पर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। तो सेकंड वर्ल्ड वार चलता रहा, तो भारत के अंदर भी अलग अलग जगह सत्याग्रह है वो चलते रहे थे। मार्च 1940 के अंदर इसी दौरान एक गड़बड़ भी करती है मुस्लिम लीग,
मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम जहां पर ज्यादा थे उन इलाकों के अंदर स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश कर दिया कि जहां मुसलमान ज्यादा है हमें कुछ अलग से रियायतें हैं वो हमें दी जाए। तो पहले तो भारत वाले सिर्फ अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो अब एक तरीके से मुस्लिम लीग के साथ यानी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो ब्रिटिश सरकार थी, इन तीनों के बीच के अंदर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, जो हमारे देश के लिए बहुत ही आगे चल के खतरनाक है वो साबित होती है। इसी कड़ी में बात करें 1942 के अंदर, अब हम 1942 के सफर तक पहुंच गए हैं। चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने की सोची और इसके लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। तो क्रिप्स मिशन के नाम से है, क्रिप्स क्योंकि उसके अध्यक्ष का नाम था। क्रिप्स भारत के अंदर आता है 1942 के अंदर। कौन भेजता है? वहां का प्राइम मिनिस्टर चर्चिल भेजता है इसको, ये वहां का मंत्री था उस टाइम। कहा यार आप जाइए उन लोगों से बात कीजिए, उनको ये कहिए, यानी कांग्रेस को आपको ये कहना है भी आप हमारा समर्थन कीजिए, आप हमारा समर्थन कीजिए, समर्थन करोगे तो आपको फायदा देंगे। तो इसी सिलसिले में क्रिप्स मिशन है वो भारत आया था। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया यदि ब्रिटिश दूसरे विश्व युद्ध में धुरी देशों के विरुद्ध कांग्रेस का अगर समर्थन चाहते हैं, वही पहले वाली बात रिपीट हो रही है। कांग्रेस ने फिर वही कहा अगर आप चाहते हो भी, क्योंकि ये मित्र राष्ट्र थे जो इंग्लैंड अमेरिका वाले थे, जो धुरी राष्ट्र जो जर्मनी जापान थे इटली थे वो धुरी राष्ट्र कहलाते हैं। तो उन धुरी देशों के विरुद्ध अगर आप हमारा समर्थन चाहते हो तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी जो परिषद है, गवर्निंग काउंसिल जो उनकी है, उसके अंदर किसी एक भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। यह शर्त थी कांग्रेस की और ये मनाने आए थे भी भारत हमारा समर्थन है वो कर दे, समर्थन कर देगा तो उनके लिए वो लड़ाई लड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन भारत के अंदर कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया, गांधी जी ने इसका समर्थन है वो नहीं किया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पर असहमति देने पर यह वार्ता टूट गई। उन्होंने कहा हम आपका रक्षा सदस्य तो इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो फिर बात कहां आगे बढ़नी थी? तो क्रिप्स मिशन के आने के बाद भी वार्ता टूट गई, कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया। अब क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो करने का फैसला कर लिया। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो बड़े लेवल पर कई चरणों में चला, सत्याग्रह भी और भी छोटे आंदोलन बहुत चले, और गांधी जी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था, भैया आपका लास्ट है, या तो करो और या फिर मरो, लेकिन अंग्रेजों को बाहर भगाना है। यह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अगले वीडियो क्लास के अंदर हम इसी तीसरे बड़े आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और अगला वीडियो है वो अंतिम क्लास होगी जिसके अंदर हम +2 बोर्ड परीक्षा के लिहाज से अपने सिलेबस को वहां पर समअप है वो करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो क्लास के अंदर आपको आनंद आया होगा। एक कहानी के माध्यम से क्या क्या हुआ असहयोग आंदोलन के बाद और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले, उनके बीच के टाइम पीरियड की सभी घटनाओं को इस वीडियो क्लास में हमने जो समेकित है वो किया है। अब बारी है आपके एक प्यारे से प्रश्न की। प्रश्न है जो आपने पहले इस क्लास और पिछली क्लास के अंदर अच्छे से जाना है। आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दीजिएगा। अगले वीडियो क्लास के अंदर फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।